नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। पेपर 2 सोशल साइंस के लिए कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें सोशल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा, सभी क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन सीधे आपको देखने को मिलेंगे। चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीई का प्रयोग होता है। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा में प्रयोग किया जाता है सीई। अगर आपको लिखा मिले बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, या जिसको करंट एरा के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कथन के रूप में यहाँ पर है। नियमित रूप से कर संग्रह की व्यवस्था, जिसमें फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, से प्रचुर संसाधनों को संग्रहित कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। लगभग 2500 से 3000 वर्ष पहले हल में लोहे के फास के इस्तेमाल में वृद्धि और धान के पौधे के रोपण से फसलों की उपज बढ़ी। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर दोनों हो जाएंगे और बिल्कुल सही यहाँ पर आपको दिया गया है दोनों ही कथन। यहाँ पर अगर मैं बात करूं महाजनपद काल की, किस काल की? महाजनपद काल में क्या था? कर व्यवस्था आपकी लगाई गई थी। कर सभी व्यक्तियों से वसूला जाता था, चाहे व्यक्ति किसान हो, क्या हो? किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो कारीगर हो यानी कि मजदूर हो, सभी व्यक्तियों को यहाँ पर कर देना पड़ता था। चाहे वो शिकारी हो या आखेटक हो, तो सभी लोगों को यहाँ पर कर देना आवश्यक था। राजा को कर दिया जाता था। राजा अपने यहाँ बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे, है ना। सेनाओं का खर्च चलाने के लिए कर का ही यहाँ पर उपयोग किया जाता था और बड़े बड़े किले भी बनवाए जाते थे। इसलिए दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, महाजनपद काल में ना लोहे का प्रयोग अधिक से अधिक होने लगा। लोहे का प्रयोग जब हुआ, लोहे से हल बनाए गए। क्या बनाए गए? हल बनाए गए। हल का प्रयोग खेत को जोतने में किया गया, है ना, जिससे कि धान की जो फसल थी वो अच्छी तरह से विकसित हुई, है ना। तो दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही दी गई हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट, मिनहाज ए सिराज रजिया सुल्तान के समय के इतिहासकार का मानना था कि रानी का शासन समाज व्यवस्था के आदर्शों के विरुद्ध था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया गया है। मिनहाज ए सिराज जो कि एक इतिहासकार हुआ रजिया सुल्तान के समय का, उसने बताया था कि रानी का जो शासन होता है वो समाज के आदर्शों के विरुद्ध होता है। इसने पुरुषों को प्रधान बताया था, यानी कि पुरुष शासन करने योग्य होते हैं बल्कि महिलाएं शासन योग्य करने नहीं होती हैं। ये मिनहाज ए सिराज ने बताया था। सेकेंड कथन दिया गया है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। यहाँ पर ये वाली बात यहाँ पर गलत है, पहली वाली राइट है। पुरुष होने का भ्रम किस महिला ने पैदा किया था? उस महिला का नाम था रुद्रमा देवी। क्या नाम था? रुद्रमा देवी उस महिला का नाम था जिसने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, है ना, उसी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला सही है और सेकेंड गलत है। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। कथन ए, वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। कथन बी, कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ए सही है परंतु बी गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है, ठीक है ना। वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का कला का विकास यानी कि उभरा था, परंतु ब्रिटिश प्रशासकों ने सभी अधिकांशता नहीं पसंद किया था, है ना। ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी बी वाली, इसलिए पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा सूचना कार्ड उपलब्ध करा सकता है। यानी कि शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहता है भारतीय उपमहाद्वीप की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में, तो वो किस चीज को यहाँ पर क्या करेगा, आपको यहाँ पर बताना है क्या करेगा। तो चौपाइयों और शब्दों पर यहाँ पर बात करेगा, या आईने अकबरी पर, तवारीख पर, या एटलस नूबो पर। आईने अकबरी ये आपकी दिल्ली सल्तनत यानी अकबर से संबंधित है। तवारीख भी दिल्ली सल्तनत यानी कि मुगल काल से ही संबंधित है।
एटलस नूवो ये आपकी नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर चौपाइयों और शब्दों की बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में क्षेत्रीय संस्कृतियों को पढ़ाने के लिए सूचना कार्ड उपलब्ध कराएंगे चौपाइयों और शब्दों का। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन फर्स्ट, 13वीं सदी के बाद की अवधि में लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कथन सेकंड, 14वीं सदी के दौरान कागज क्रमशः सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने लगा। क्या यहाँ पर ये दोनों कथन सही है या कौन सा यहाँ पर गलत है? चलिए आपको बताता हूं। दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। दोनों यहाँ पर कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 13वीं सदी की, 13वीं सदी के बाद की जो अवधि थी वहां पर लिखित सामग्री का प्रयोग होने लगा था और विविधता भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। लिखित यानी कि लिखने वाली सामग्रियों का अधिक से अधिक विकास हुआ। लिखने वाली सामग्री का विकास इसलिए हुआ था क्योंकि कागज थे ये सस्ते और आसानी से मिलने लगे थे, इसलिए लिखने वाली सामग्री उपलब्ध होने लगी थी। तो ये एक दूसरे से संबंधित है, इसलिए कार्ड भी यहाँ पर सही दिया गया है। पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि औपनिवेशिक भारत में नील की खेती की मुख्य व्यवस्थाएं थी। मुख्य व्यवस्थाएं क्या थी? ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार अब तक पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ नीचे की तरफ से। यहाँ पर आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मैंने आपको बताया था निज खेती की जाती थी और रैयती खेती की जाती थी। निज खेती में क्या होता था, लोग इसको भाड़े पर ले लिया करते थे। भूमि को क्या करते थे? भाड़े पर ले लिया करते थे नील की खेती करने के लिए, है ना। रैयती में सीधे किसान भी इसमें शामिल आपके थे खेती करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर ए और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दो प्रकार की मतलब की व्यवस्थाएं औपनिवेशिक काल में नील की खेती करने के लिए प्रचलित थी, निज खेती और रैयती खेती। ए सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर कहता है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव किया? कौन सा बदलाव किया था आपको यहाँ पर बताना है। परिषद के साथ भारत मंत्री नियुक्त किया गया जिसे ब्रिटिश इंडिया काउंसिल कहा गया। भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बराबर कर दिया गया। लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बदल दिया गया। भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने हेतु उनकी जमीन पर उन्हें एक अधिकार दिए गए। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब बिल्कुल यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद में अंग्रेजों ने क्या बदलाव किए थे? उन्होंने भूस्वामी और जो जमींदार व्यक्ति थे उनकी रक्षा करने के लिए उनकी जमीनें जो थी उनको अधिकार सौंप दिए थे। तो यहाँ पर 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसने पूना में विधवा गृह की स्थापना की? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हर बार परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। पुणे में विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? ताराबाई शिंदे ने। किसने की थी? क्या ताराबाई शिंदे ने की थी? नहीं, पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने? पंडिता रमाबाई ने की थी, जो कि संस्कृत की विदुषी थी। किसकी विदुषी थी? संस्कृत की एक विदुषी स्त्री यानी कि महिला थी, ठीक है ना, जो कि संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। ये संस्कृत को पढ़ना व लिखना जानती थी। इन्होंने विधवाओं महिलाओं को पनाह देने के लिए ताराबाई शिंदे, किसने? पंडिता रमाबाई ने, है ना। इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की थी, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर पंडिता रमाबाई हो जाएगा। आपको ताराबाई शिंदे के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की रचना किसने की थी? ये की थी ताराबाई शिंदे ने। वहीं वीरेशलिंगम पुतलू ने सती प्रथा का विरोध किया था मद्रास प्रेसिडेंसी से, है ना। इन्होंने एक संगठन बनाया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। गुलामगिरी जैसी किताबें भी ज्योतिबा फूले ने ही लिखी थी। आपको शायद पता हो, मैंने आपको हर बार बताया है। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा, आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ज्योतिबा फूले से हर बार एग्जाम में आता ही है। वीरेशलिंगम पुतलू से भी आ सकता है। ताराबाई शिंदे से तो आता ही है। पंडिता रमाबाई को मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व आपको करना था। ताराबाई, यहाँ पर पंडिता रमाबाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे की पुस्तक मैंने आपको बताई, स्त्री पुरुष तुलना वाली, आपको याद रखनी है। चलिए आगे यहाँ पर आपको करना है मिलान। ये क्वेश्चन कैसा है? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट जहां पर मैं लिख दूं तो वो आप लोग समझ लो कि पेपर में पक्का आएगा। कैसा आएगा? पक्का पेपर में आएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूं, है ना। ना आए तो कह देना।
तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। सतनामी आंदोलन मैंने आपको बताया था ना, गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य भारत में इसको शुरू किया था। सत्य शोधक अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, ज्योतिबा फूले ने। मंदिर प्रवेश आंदोलन अंबेडकर जी ने चलाया था। स्वाभिमान आंदोलन पेरियार ने चलाया था। तो ए का यहाँ पर जाएगा फोर्थ के साथ और बी का यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, बी का यहाँ पर जाएगा ज्योतिबा फूले के साथ यानी कि थर्ड के साथ। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर मिलान करना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग समझ लो। 2-3 व्यक्ति हैं जिनसे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे आइए, आगे यहाँ पर बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है, 19वीं सदी के भारत में समाज सुधारक भारतीय समाज में परिवर्तन चाहते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि अन्यायपूर्ण और तौर तरीकों से छुटकारा पाया जा सके। ये भी चाहते थे जो अन्याय हो रहा था लोगों के साथ, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी लोग यहाँ पर समाज को सुधारने में लगे हुए थे 19वीं सदी के दौरान। तो पहला तो हर हालत में सही माना जाएगा। वे मानते थे कि एक परिवर्तन आवश्यक है। वे क्या मानते थे, एक परिवर्तन तो आवश्यक है। वे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनाओं से शर्मिंदा थे। ये यहाँ पर सही नहीं है, शर्मिंदा थे। ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। पहला वाला राइट आंसर ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। यह वीडियो जो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ एकदम सुपर फास्ट तरीके से, तीव्र गति से। जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह कथन राष्ट्रीय आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के आंदोलनों का आधार बनी? किस आंदोलन का आधार बनी थी यह वाली बात? जनता को सरकार की अच्छी नीयत पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, जनता को। तो ये कथन किसका है, यानी कि ये किस व्यक्ति का है, आपको यहाँ पर बताना है। यह जो कथन है बिपिन चंद्र पाल का है, जो कि बिपिन चंद्र पाल आप लोग जानते हो, ये एक इतिहासकार थे। क्या थे? ये एक इतिहासकार थे, है ना, इतिहासकार थे। बिपिन चंद्र पाल की एक किताब भी आती है, आधुनिक भारत का इतिहास, कई स्टूडेंट जानते होंगे। बंगाल के विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको यहाँ पर नहीं वाला बताना है, यानी कि गलत कथन की आपको यहाँ पर पहचान करनी है। वायसराय मिंटो ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। वायसराय मिंटो ने नहीं किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था, पहला यहाँ पर गलत दे दिया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया था, सही बात है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया था, सही दिया गया है। कांग्रेस का मध्यमार्गी धारा बंगाल के विभाजन के पक्ष में था, बंगाल के विभाजन के पक्ष में था, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। इन्होंने इसका विरोध किया था कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पर नहीं वाले बताने हैं, यानी कि आपको यहाँ पर गलत कथन की पहचान करनी है। तो गलत कथन यहाँ पर कौन कौन से आपके हो गए? गलत आपका यहाँ पर पहला वाला हो गया और यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ए और डी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए और डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि आपको गलत वाले यहाँ पर बताने थे। अगला प्रश्न कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारत को विकास संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना जरूरी था। किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी था? रोजगार देने वाले उद्योगों को बढ़ावा देने के द्वारा, ये भी यहाँ पर सही दिया गया है। खेती की उपज बढ़ाने के द्वारा भी ध्यान देना जरूरी था। हिंसा और संघर्षों की समस्याओं पर ध्यान देने पर भी यहाँ पर जरूरी था, ठीक है ना। तो तीनों यहाँ पर आपके सही दिए गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ए, बी और सी। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्षुद्र ग्रह किसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? जो आपके क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में ना आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह आपके पाए जाते हैं ना, क्षुद्र ग्रह। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर मंगल और बृहस्पति हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है ये केवल और केवल जल वाले भाग से होकर के गुजरती है, जो एकदम टेढ़ी मेढ़ी होती है, इस प्रकार की होती है। ये जल वाले भाग से ही होकर के गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच से गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। ये बात तो सही है, मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ जल वाले भाग से ही गुजरती है। यह लगभग
180 देशांतर के साथ चलती है। ये कितना चलती है? क्या ये 100 कितना कितना यहाँ पर दिया गया 180 देशांतर के साथ चलती है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर बताना है, जो कि यहाँ पर सही दिया गया है। यह लगभग 180 अक्षांश के साथ नहीं, बल्कि ये देशांतर के साथ चलती है, 180 देशांतर के साथ, है ना। तो राइट आंसर आपके ए और बी यहाँ पर हो जाएंगे। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका। थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित वाले बताने हैं। रियो डी जेनेरो अफ्रीका, लॉस एंजल्स उत्तरी अमेरिका, सिंगापुर एशिया। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉस एंजल्स जो है ये उत्तर अमेरिका में पड़ता है, सिंगापुर एशिया में पड़ता है। बी और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर आपका क्या होगा? थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। रियो डी जेनेरो जो है ये कहाँ पर पड़ता है? ये ब्राजील का एक शहर है जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। रियो डी जेनेरो में ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील किस महाद्वीप में पड़ता है? ब्राजील आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राजील। और यहाँ पर दिया गया है अफ्रीका, इसलिए पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। सही सुमेलित आपके यहाँ पर बी और सी वाले हो जाएंगे। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है? निम्न में से किस समुच्चय में उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के नाम दिए गए हैं? आपको ऐसे कथन यहाँ पर चुनने हैं जिसमें घासों के नाम दिए गए हों, वो भी उष्णकटिबंधीय यहाँ पर होने चाहिए। सवाना पैम्पास लानोस, सवाना कैंपोस और लानोस इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सेकेंड वाला हो जाएगा। सवाना कंपोस और लानोस, है ना, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के यहाँ पर नाम आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में 3 से 4 बार अब तक पूछा गया यह क्वेश्चन है। विश्व के प्राचीनतम शैलें 430 करोड़ वर्ष पहले बने थे। आप इन शैलों को कहाँ देख सकते हो? तो ये आपकी हैं, कहाँ पर हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में देख सकते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी पर आपतन के बारे में। आतपन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो सूर्य के द्वारा पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है, क्या आती है? ऊष्मा आती है, प्रकाश आता है, और वही एक प्रकार से आतपन कहलाता है। सिंपल सी बात। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, जैसे ये पृथ्वी है, बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है, और इसका नाम विषुवत रेखा भी है भूमध्य रेखा का, जो कि जीरो इक्वेटर पर स्थित रेखा यानी कि अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आतपन सबसे ज्यादा होता है। सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आतपन की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त होती है, और ध्रुवों पर यहाँ पर बहुत ही कम प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फें जमी रहती हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको पता हो गया कि भूमध्य रेखा पर आतपन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यहाँ पर लिखा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती है। नहीं, ये बात गलत है। ध्रुव की ओर नहीं बढ़ती है, बल्कि भूमध्य रेखा के पास में ही रहती है ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए पहला वाला यहाँ पर गलत आपका हो गया। विषुवत वृत्त यानी कि बीच वाली रेखा कर्क व मकर रेखा की तुलना में अधिक आतपन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आतपन की मात्रा अधिक होती है। बी वाला यहाँ पर सही दिया गया है। सामान्यता समान अक्षांश पर महाद्वीपों पर समुद्र की अपेक्षा अधिक आतपन होता है ना। समुद्र की अपेक्षा महाद्वीप वाला जो क्षेत्र होता है, स्थल खंड वाला जो क्षेत्र होता है, वहां पर आतपन अधिक होता है। ये भी बात सही कही गई है। बी और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। वायुमंडल अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। क्या ये दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं? चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं और सही व्याख्या भी करते हैं।
वायुमंडल जो अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है किस कारण से होता है? पृथ्वी के विकिरण के कारण से गर्म होता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ये पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस को पैदा करती है ना, विकृत ऊष्मा को रोक लेती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैसें यहाँ पर पैदा होती हैं पृथ्वी पर। दोनों बातें सही हैं और यहाँ पर सही सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है? वुरनिड सनशाइन के नाम से किसको यहाँ पर जाना जाता है? पेट्रोलियम को, सोना को, कोयला को या चांदी को? सही जवाब यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कोयला को। कोयला को अंतर्हित धूप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल नया लग रहा होगा, है ना क्वेश्चन। तो यहाँ पर अंतर्हित धूप के नाम से किसको जाना जाता है? कोयला को यहाँ पर जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल की आपूर्ति की कमी में योगदान देता है? जल की कमी की आपूर्ति में योगदान देता है। क्षेत्र की जलवायविक दशा, मौसमी अवधि में परिवर्तन, अत्यधिक दोहन, जल स्रोतों का प्रदूषित होना। यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पर हो जाएंगे। क्षेत्र की जो जलवायु दशा होती है ये भी जल की आपूर्ति को कम करने में योगदान देती है। यानी कि जल की कमी किस कारण से होती है? जल में कमी होती है जलवायविक दशाओं के कारण भी होती है, मौसमी परिवर्तन के कारण भी होती है। कभी मौसम ऐसा होता है कि नदियां सूख जाती हैं जिस कारण जल की कमी आ जाती है। अत्यधिक जल का उपयोग करने से भी जल की कमी आ जाती है। जल स्रोतों अगर आपकी प्रदूषित होती हैं तो जल में कमी आ जाती है। तो चारों बातें यहाँ पर आपकी सही दी गई हैं जो कि जल की आपूर्ति को कम करती हैं, यानी कि जल को घटाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है, भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक लोहा इस्पात उद्योग की अवस्थिति को क्रम में रखें। क्रम में आपको रखना है। क्या सबसे पहले यहाँ पर किया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है आपको यहाँ पर बताना है। समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र, कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट, कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहते जल वाले क्षेत्र के निकट। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आएगा कच्चा माल। जहाँ पर कच्चा माल होगा वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित होंगी, विद्युत आपूर्ति भी होनी चाहिए, जल वाले क्षेत्र भी होने चाहिए। तो सी वाला यहाँ पर पहले नंबर पे आएगा। सी किस में पहले में है? तो थर्ड में पहले में है। तो सी वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कोयला के क्षेत्र के समीप नहरें और रेलवे होना चाहिए। फिर आपके समुद्र के निकट भी हो सकती है, सपाट भूमि वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं, है ना। तो सबसे मेन यहाँ पर माना जा सकता है पहला वाला, है ना, इस्पात को रखने के लिए या बनाने के लिए, है ना। भूतकाल से आरंभ करते हुए वर्तमान तक, तो भूतकाल में ऐसा होता था, फिर उसके बाद कोयला के क्षेत्र में होने लगा, फिर बाद में समुद्र के निकट होने लगा। सिंपल क्वेश्चन समझो, पहले जमाने में प्राचीन काल में लोग जो हुआ करते थे वो उद्योग धंधों को कहाँ पर करते थे? जहाँ पर उनको कच्चा माल मिल जाए, बिजली भी आती हो, बहता जल भी मिल जाए, तो वहां पर स्थापित कर लेते थे। धीरे धीरे टाइम परिवर्तित हुआ तो लोग कोयला के क्षेत्र में जाने लगे जहां पर नहरें भी हो और रेलवे निकट भी हो। फिर उसके बाद लोग कहाँ जाने लगे? समुद्र पतन के निकट अपने लौह इस्पात उद्योग को वहां पर स्थित करने लगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया, थर्ड वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, जो कि NCERT की एक उद्योग वाले चैप्टर से डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अमन 21 जून को उत्तर ध्रुव व्रत पर गया, निम्नलिखित में से वह किस स्थिति की अपेक्षा कर सकता है? 21 जून को दोस्तों क्या होता है आपको पता होगा, ध्रुव व्रत पर, है ना, कि ध्रुव व्रत। तो यहाँ पर वही वाला आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है क्या होता है। तो 24 घंटे की दिन होती है, 24 घंटे दिन की रोशनी होती है ध्रुव व्रत पर। जो पृथ्वी का जो ध्रुव व्रत है ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर क्या होता है 21 जून को दिन मतलब कि दिन ही रहता है, 24 घंटे तक सूर्य की किरणें ही पड़ती रहती हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत में जाति व्यवस्था निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार अब तक पूछा गया है, इसलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है। जो जाति व्यवस्था होती है ये भेदभाव को भी दर्शाती है, पदानुक्रम को भी दर्शाती है, पूर्वाग्रह को भी दर्शाती है, परंतु विविधता को नहीं दर्शाती है ना। विविधता को छोड़कर यहाँ पर सभी हो जाएंगे ABD। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है,
दक्षिण अफ्रीका में भिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को पृथक करने व अलग रहने के लिए पूर्व औपचारिक सरकारी नीति को कहा जाता था। इस नीति को रंग भेद के नाम से जाना जाता था, जो कि दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लोगों को अलग करने या उनमें भेदभाव करने वाली जो नीति थी, जिसको रंग भेद के नाम से भी जाना गया। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, राज्यपाल के संदर्भ में आपको बताना है। किसके बारे में? राज्यपाल के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। पहली तो बात बिल्कुल सही यहाँ पर कही गई है, राज्यपाल राज्य का मुखिया कहलाता है। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जाती है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसलिए बी वाली बात यहाँ पर गलत है। जिन जिन में बी लगा है उसको सबसे पहले आप लोग हटा दोगे, है ना। बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला, जो कि थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। ए और सी इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है ना, आपको मैंने बता दिया ए और सी यहाँ पर सही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित। भारत में ग्राम पंचायत के विषय में आपको बताना है। समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, ये बात तो सही है। ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति भी होती है, कर भी लगा सकते हैं, टैक्स भी लगा सकते हैं। अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है, बिल्कुल गलत होता है। जो ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, ये सरकार के द्वारा चुना जाता है, इसको एग्जाम देना पड़ता है। ये सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है सचिव, जो कि चुना नहीं जाता है सदस्य के द्वारा, है ना। ये आपका सरकार के द्वारा चुना जाता है, ना कि सदस्य होता है। डी आपका यहाँ पर गलत है, डी यहाँ पर गलत है, डी गलत है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी। इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विषैले खतरनाक उद्योगों और कार्यस्थल के उदाहरण है? कपड़ा फैक्ट्री, जहाज तोड़ने के उद्योग, कीटनाशक बनाने के उद्योग, चाय बागान। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जहाज तोड़ने के उद्योग और कीटनाशक बनाने के उद्योग। ये विषैले व खतरनाक कार्यस्थल व उद्योगों के उदाहरण हैं। राइट आंसर बी और सी, बी और सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है जन सुविधाओं पर निम्न ए तथा कारण आर पर विचार करें। अभिकथन ए, सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं जो मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। कारण, निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा कीमत चंद लोग ही वहन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही कही गई हैं, इसलिए पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, हर व्यक्ति को जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, है ना। कारण है कि जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, वो जन सुविधाएं प्रदान करती हैं, मुहैया कराती हैं, जो कि चंद व्यक्तियों को ही मिलती हैं, जो वैसे लोग होते हैं उन्हीं को मिलती हैं। तो सरकार को उठानी चाहिए। दोनों बातें सही है, कारण भी यहाँ पर सही दिया गया है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। जसलीन 19 नगर पालिका के चुनाव में मतदान करेगी। फैजा 54 राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालेगी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में वैध विकल्प का चयन करें। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। जसलीन की उम्र 19 वर्ष है, वो नगर पालिका के चुनाव में मतदान कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। वहीं फैजा की उम्र 54 वर्ष की है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत करेगी। पहले तो राष्ट्रपति का कोई चुनाव नहीं होता है, इसको कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना जाता है। आपको पता होगा इसका कोई भी चुनाव नहीं होता है। तो आपका बी वाला यहाँ पर गलत है, ए वैध है। ए यहाँ पर वैध हो जाएगा चुनाव के अनुसार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार केवल और केवल ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का वैध आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है डबल वोज शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसकी कार्य स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है? डबल वोज शिक्षकों की, श्रम महिलाओं की, सरकारी कर्मचारियों की या मजदूरों की। तो जो महिलाएं होती हैं ना, श्रमिक महिलाएं, उनके लिए डबल वोज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि महिलाएं घर का भी काम करती हैं, उसके साथ बाहर का भी काम करती हैं, है ना।
तो वही आपका क्या होता है, डबल बोझ होता है, यानी कि दोहरा बोझ भी इसको बोलते हैं, दोहरा बोझ भी इसी को ही बोलते हैं। जहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो श्रमिक महिलाओं को यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दोहरा बोझ या डबल बोझ के नाम से इनको जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संबंध में सही है। धर्मनिरपेक्षता के संबंध में राज्य का हस्तक्षेप धर्म में संभव है, बिल्कुल संभव होता है, कर सकता है हस्तक्षेप। राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये तो गलत है, बल्कि कर सकता है। धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रखना, ये सही है। धार्मिक प्रभुत्व को रोकने के लिए विभिन्न कार्य भी करने चाहिए, करेक्ट है। सही वाला आपको बताना है, गलत यहाँ पर बी हो गया। जिन जिन में बी है उसको आप लोग हटाओगे, है ना। बचेगा आपका यहाँ पर ACD। ACD इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ACD। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान में एक प्रावधान है कि सरकार द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाता है, निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, है ना। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये मनमाने ढंग, मतलब कि सत्ता के मनमाने इस्तेमाल से जनता को बचाते हैं, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर कहता है भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था होना यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भारत में क्या दर्शाती है, यहाँ पर आपको बताना है। ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे के सभी न्यायालयों को मानने होते हैं, ये बात तो सही है। ऊपर का जो आदेश हो गया तो नीचे को भी मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट पक्ष ऊपरी न्यायालय में अपील कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के एक समान अधिकार होते हैं, नहीं, अलग अलग होते हैं दोनों के। भारत में न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यविधि का एक अभिन्न अंग है। न्यायिक व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का नहीं। तो राइट आंसर आपके A और V यहाँ पर होंगे, है ना, A और V, यानी कि थर्ड वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा किसी भी रूप में इसका होना निषेध किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद कितने में किया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 17। अनुच्छेद 17 में छुआछूत जिसको बोलते, क्या बोलते हैं, छुआछूत जिसको बोलते हैं, इसका उन्मूलन जो किया गया है अनुच्छेद 15 में किया गया है। और अनुच्छेद 15 में भेदभाव के प्रति, है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति विशेष, लिंग आधारित, है ना, जन्म आधारित, नस्ल आधारित भेदभाव वर्जित है, विरोध किया गया है किसमें, अनुच्छेद 15 में। 17 वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है न्यूनतम वेतन अधिनियम जैसे कानून का क्रियान्वयन एक लोकतंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम कानून का क्रियान्वयन करने के लिए एक लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर बताना है। सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तियों या निजी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने में भी सही हो जाएगा। शोषण से मुक्ति दिलाने में भी हो जाएगा। मजदूरों को श्रम के सौदेबाजी से गुंजाइश देने में ये भी सही हो जाएगा। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। सभी यहाँ पर आपके राइट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, सामाजिक विज्ञान आखिर किस चीज का अध्ययन करता है, आपको यहाँ पर बताना है। ये मनुष्यों और उनकी सामाजिक व संस्थानिक व्यवस्थाओं के बीच का अध्ययन करता है। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं। पहला कथन, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का श्रेय बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए। यह इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सकें और अपनी विशेषता खोए बिना सामाजिक बलों का सामना कर सकें। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी यहाँ पर कैसा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कैसा हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, विविधता के प्रति सम्मान जैसे मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है, बिल्कुल करता है। ये भी बात यहाँ पर सही होगी। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा टॉपिक है जिसमें
स्वतंत्रता के बारे में, है ना, विविधता के बारे में सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो दोनों सही हो जाएंगे, आपकी सही व्याख्या भी यहाँ पर हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं, राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन में कहा गया है समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में देखने को मिला है, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग दो कालखंडों के मध्य का संबंध पता करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे अकबर कब पैदा हुआ और कब मर गया, इसके बीच में क्या घटनाएं हुई, इसने क्या योगदान दिया, क्या क्या इसने किया, क्या गलत काम किए, क्या अच्छे काम किए, तो उसके बीच वाला गैप पता करने के लिए इतिहास में समय रेखा इस्तेमाल की जाती है। दो कालखंडों के बीच का संबंध पता लगाती है समय रेखा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर कहता क्या है, ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है। तो उचित गतिविधि हो सकती है, किसके बारे में हो सकती है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दिए गए, नियम बनाने को कहती है ना। बच्चे नियम बनाते हैं और सब बच्चे अपना अपना एक नियम बना लेते हैं और नियम को क्या करते हैं, दीवार पर चिपका देते हैं। तो यह गतिविधि किस चीज पर आधारित हो सकती है, आपको यहाँ पर वही बताना है। तो ये संसद पर आधारित हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता होगा ना नियम कौन बनाता है। पहली बात, नियम कौन बनाता है, कानून का निर्माण कौन करता है, तो आपका जवाब होगा संसद करती है। सर नियम कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है। तो यहाँ पर बात तो नियम की ही तो की गई, नियम बनाने की तो बात की गई है। इन नियमों को लिखा जाता है, नियम को चिपका दिया जाता है, तो संसद ही तो नियम बनाता है। बस कॉमन सेंस आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। तो पेडागोजी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सोल्व करोगे आप सभी लोग एग्जाम में, है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सभी पेडागोजी के क्वेश्चन है, तो पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में कराता ही हूँ, है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो कर ही दो आप लोग। अपने 10-15 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके यहाँ पर, है ना। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा। तो सबसे उचित तरीका क्या होगा, सेनानी के बारे में बताना है, किसी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उसकी भूमिका को बताना है। विवरण दोगे या व्याख्यान दोगे, स्वयं अध्ययन करोगे या किताब से पढ़ के बताओगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब यहाँ पर होगा वो होगा विवरणात्मक विधि, नरेटिव मेथड। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि कहता है निम्न में से कौन से चरण पाठ योजना के अंत में होने चाहिए, पाठ योजना के अंत में होने चाहिए, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड गो इनटू द लास्ट सेक्शन ऑफ द लेसन प्लान। तो लास्ट में होने चाहिए, आपको यहाँ पर बताना क्या चीज यहाँ पर लास्ट में होनी चाहिए। मूल्यांकन करने हेतु कार्य नीतियां ये लास्ट में होनी चाहिए, ठीक है ना। राइट आंसर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है निम्न में से ऋतुओं का घटना चक्र छात्रों को परिचित कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ऋतुएं किस कारण से परिवर्तित होती हैं, परिक्रमण गति के कारण से परिवर्तित होती रहती, बदलाव आता रहता है, ठीक है ना। वाद विवाद कराओगे, प्रदर्शन कराओगे, केस अध्ययन कराओगे, पैनल परिचर्चा कराओगे। तो सबसे जो बढ़िया यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर प्रदर्शन। आप लोग प्रदर्शन करके बता सकते हो परिक्रमण कैसे होता है। परिक्रमण कैसे होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से चक्कर लगाती है, आप बच्चों को समझा सकते हो कि इसी प्रकार से ऋतुएं बदलती रहती हैं, ठीक है ना। तो प्रदर्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि कहता है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में चित्रों और निर्देशनों की क्या भूमिका हो सकती है। चित्र जो होते हैं पुस्तक में और जो निर्देश होते हैं इनकी आखिर भूमिका क्या होती है, वही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इनकी जो भूमिका होती है क्या होती है, अवधारणाओं को समझाने के लिए भी होती है, उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए भी होती है, अनुमान लगाने के लिए भी होती है, दृश्य वृत्तांत के रूप में होती है, दृश्य को दिखाने के लिए चित्र लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सभी हो जाएंगे, सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ABCD सभी यहाँ पर आपके हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है जो कि कहता है छात्रों को यह समझाने के लिए हमारा लैंगिक
बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी? लैंगिक बोध की अक्सर मतलब कि अक्सर इस बात पर निर्भर होता है। छात्रों को यहाँ पर समझाते हैं, तो ये बात किस पर यहाँ पर सही होगी, कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी, वही वाला आपको यहाँ पर कथन चुन करके बताना है। घर के काम पर चर्चा तथा पुरुषों के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा करनी चाहिए, सही हो सकता है। बच्चों को खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना चाहिए, ये भी सही हो सकता है, क्योंकि बात यहाँ पर कही गई है छात्रों को समझाने के लिए। हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। तो बेहतर गतिविधियां क्या होंगी? तो पहली गतिविधि हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, बच्चों के खिलौने एवं खेलों के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए भी कहना। लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये नहीं होगा, ये तो आपका भेदभाव होगा एक तरीके से, है ना, अलग अलग वाला। तो ए और बी कौन सा राइट हुआ यहाँ पर? क्या पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? पहला वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, जो कि यहाँ पर कहता है आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रम में रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्म व पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। ये दोस्तों एक रूढ़िवत धारणाओं का उदाहरण कह सकते हो, है ना। तो किसका उदाहरण आप लोग इसको कह सकते हो? तो ये रूढ़िवत धारणा का उदाहरण है, क्योंकि उनकी रूढ़ियों को यहाँ पर प्रकाशित करने की बात कही गई है। मुकुट लगाए हैं, पुराना कपड़ा पहने हैं, सिर पे मुकुट लगाए हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, तो ये उनकी प्राचीन वाली आपकी रूढ़िवत धारणाओं को प्रकाशित करने की बात कही गई है। रूढ़िवत धारणाएं हमेशा भेदभाव को दिखाती हैं, पहली बात। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा के भाग के रूप में खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है। अवसर बन सकता है, खदान वाला क्षेत्र क्या बन सकता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है ना। पृथ्वी क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? पृथ्वी से करसड़ की प्रक्रिया ज्ञात करने के लिए, करसड़ कैसे होता है ये भी पता कर सकते हैं खदान के क्षेत्र से। इसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने वाले लोगों के साथ जुड़ने के लिए, जो खदान में लोग काम करते हैं, है ना, मजदूरी करते हैं, खोदते हैं, तो उनको रोजगार कैसे प्राप्त होता है, उनकी आजीविका कैसे चलती है, वो भी यहाँ पर आपका हो जाएगा। संसाधन उपयोग के भूप्रेक्षों के लिए संसाधन प्राप्त होते हैं खदानों से, है ना, जैसे कोयला निकाला गया, पेट्रोलियम निकाला गया, है ना, खनन करके, तो ये क्या होता है, इनसे संसाधन प्राप्त होते हैं, सही बात है। विकास के उनके विचारों पर चिंतन करने के लिए भी होता है। तो सभी चीजें यहाँ पर आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। खदान का क्षेत्र भ्रमण अवसर बन सकता है, ये सभी चीजों पर अवसर बन सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर है आपका, निम्न में से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता नहीं है? अब आपको नहीं वाला यहाँ पर बताना है, कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। क्रियाकलाप अन्योन्य क्रियात्मक और बाल केंद्रित होते हैं, सही है। अध्यापक सुसाध्यकर्ता के रूप में कार्य करता, सही है। कक्षा में अधिगम अध्यापक द्वारा संचालित होता, नहीं, अध्यापक द्वारा नहीं होता है। कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होता, सही, नहीं वाला बताना है। तो राइट आंसर आपका थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि कहता है सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ाते समय एक शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों को सोशल साइंस, सोशल जस्टिस पढ़ाते हो, तो शिक्षक या शिक्षिका का लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक अन्यायों की जांच करने के लिए कक्षा में परिस्थितियां प्रदान करना, परिस्थितियां प्रदान करना, बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अन्याय के मामलों को देखने के सही तरीकों को शुरुआत में ही बता देना, शुरुआत में ही नहीं बता देना बल्कि बताते रहना, ठीक है ना, ये गलत है। सामाजिक वास्तविकताओं पर चिंतन करने के लिए विद्यार्थियों को समर्थन देना, सही हो जाएगा। ए सी इस क्वेश्चन में लॉक हो जाएगा, यहाँ पर ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि कहता है इतिहास की रचना कैसे हुई? इस पर निम्नलिखित में से दो कथन को पढ़िए। इतिहास की रचना कैसे हुई? इतिहासकार अतीत को समझने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह उनके अध्ययन की अवधि एवं उनके अन्वेषण की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल कैसा हो जाएगा, यहाँ पर सही आपका हो जाएगा, क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं वो विभिन्न प्रकार के स्रोतों का प्रयोग ही करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं गहनता के साथ, है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। दूसरा, लेखक ने मौलिक रूप से क्या लिखा, इसका अनुमान लगाने के लिए एक जैसे अवतरण के विभिन्न पांडुलिपि अनुवादों को इतिहासकार को पढ़ना पड़ता है, ये भी सही है। परंतु यहाँ पर ये आपके दोनों कथन सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा। दोनों ही अलग अलग हैं यहाँ पर आपके, ठीक है ना।
यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य के आयोजन का सोपान है। कौन सा सोपान है यहाँ पर परियोजना कार्य का, यानी कि प्रोजेक्ट 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 वर्क का यहाँ पर सोपान है, यानी कि स्टेप है। समूह परियोजना हेतु समूह का निर्माण करना, ये होता है आपका, है ना। संसाधनों एवं सूचना का संग्रहण, रिपोर्ट बनाना। यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कौन सा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी जो कि प्रोजेक्ट कार्य में काम में लाई जाती हैं। तीनों चीज़ें, समूह का चयन करना भी पड़ता है, संसाधनों को भी संग्रहण करना पड़ता है, रिपोर्ट भी बनानी पड़ती है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से किनको मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है, यानी कि मानचित्र पर किन किन चीजों को दर्शाया जा सकता है। विश्व की महासागरीय घाटियों को भी दर्शाया जा सकता है, जिब्राल्टर की खाड़ी को भी दिखाया जा सकता है, दिल्ली का वातावरण कैसा है क्या इसको दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है। वातावरण को कैसे दिखाएंगे, अक्टूबर के महीने में वर्षा कहाँ कहाँ पर होती है इसको भी दिखाया जा सकता है। दिल्ली वाले को छोड़कर ABD यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है एक प्राकृतिक भ्रमण के बाद विद्यार्थियों को सबसे पहले आंक सकते हैं दोस्तों अवलोकन पर सबसे पहले आंक सकते हैं। यहाँ पर बात करूंगा अंतिम क्वेश्चन की, 90 नंबर के क्वेश्चन की। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछती है, जल संबंधी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप दैनिक जीवन में सामना करते हैं। एक बंद सिर वाले प्रश्न के रूप में, एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में, एक निष्कर्ष निकालने वाले प्रश्न के रूप में, अभिसारी प्रश्न के रूप में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक खुले अंत वाले प्रश्न के रूप में।